हरिवंश पुराण में लिखा है कि द्वारिका नगरी के समुद्र में समा जाने से पहले ही श्री कृष्ण ने यह स्थान छोड़ दिया था। इसके कुछ समय बाद वे इस मृत्यु लोक को भी छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। यह वही द्वारका नगरी है जो सिंधु सागर यानी आज जिसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, उसके तट पर तथा गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान द्वारका नगरी और इसका यह द्वारिका मंदिर अपने उसी मूल स्थान पर आज भी है जहां श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, और यह मंदिर भी उसी स्थान पर है जहां उनका शयन कक्ष हुआ करता था। जबकि कुछ पौराणिक तथ्य और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस द्वारिका नगरी को बसाया था वह मूल द्वारिका नगरी तो श्री कृष्ण के जाने के बाद ही पूर्ण रूप से सिंधु सागर में जलमग्न हो गई थी। इसलिए उसके प्रतीक के तौर पर वर्तमान द्वारिका नगरी को उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने स्वयं अपने सामने सिंधु सागर के उसी तट पर पुनर्निर्माण करवाया था। नमस्ते, मैं अजय चौहान। इस जानकारी को और आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके पास में बनी घंटी को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली इसी प्रकार की जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहे। द्वारका के पौराणिक, प्राचीन और आधुनिक इतिहास को लेकर के और अन्य प्रकार की जानकारियों को लेकर के यहाँ मैं कुछ वीडियो स्पेशल तौर पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसको आप धर्मवाणी.com पर भी पढ़ सकते हैं। और उसी विषय पर मैंने अपना कुछ रिसर्च वर्क किया है, जिसके आधार पर यहाँ पर ये सामग्री मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो यदि हम उन्हीं पौराणिक साक्ष्य और ऐतिहासिक प्रमाणों को गौर करें तो हमको स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्री द्वारकाधीश मंदिर और आज की द्वारका नगरी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर जाने पर जो बेट द्वारिका नगरी है, यही श्री कृष्ण की असली द्वारिका नगरी है। और यही नगरी सिंधु सागर में समा चुकी थी और उसके बाद फिर से वही स्थान उभर कर पानी से बाहर आ चुका है, जबकि उस प्राचीन नगरी के अवशेष उस स्थान से बहकर गहरे समुद्र में समा चुके हैं। लेकिन यहाँ बेट द्वारिका द्वीप पर आज भी ऐसे कई पुरातात्विक प्रमाण मौजूद तो हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनका संबंध प्राचीन द्वारिका नगरी से ही है, लेकिन वे इतने पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा उस प्राचीन द्वारिका की मूल आबादी को लेकर भी पुरातत्वविदों का मत है कि यहाँ पर अब भी उसी आबादी के वंशज मौजूद हैं जो श्री कृष्ण के समय की द्वारिका नगरी में रहा करते थे। पुरातत्वविदों को यहाँ से ऐसे अन्य कई प्रमाण भी मिले हैं जो बताते हैं कि उस दौर में यहाँ एक संपन्न बंदरगाह भी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पाए गए जहाज़ों के उसी दौर के एंकर यानी कि लंगर के अवशेषों के परीक्षणों से इस बात का भी पता चलता है कि यहाँ का बंदरगाह केवल श्री कृष्ण के दौर में ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण से भी करीब 10,000 वर्ष पहले तक हुआ करता था। पुरातत्व विज्ञानियों ने उस बंदरगाह के नष्ट होने की समय अवधि आज से करीब 5,000 वर्ष पहले ही बताई है। इससे तो ये स्पष्ट होता है कि उस प्राचीन द्वारिका के साथ ग्रीस और फारस जैसे कई देशों से समुद्री व्यापार करने के लिए यहाँ एक संपन्न बंदरगाह हुआ करता था। पुराणों में इस बात का भी उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाने के लिए सिंधु सागर से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक नई नगरी बसाने के लिए 12 योजन यानी कि लगभग 100 वर्ग किलोमीटर की भूमि की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि बेट ही असली द्वारका नगरी रहा होगा, क्योंकि बेट द्वारिका तो समुद्र तट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है और इसका आकार भी बहुत कम, यानी कि चौड़ाई में यह करीब 2 किलोमीटर और लंबाई में करीब 8 किलोमीटर क्षेत्रफल है। जबकि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी तो सागर तट से बहुत अधिक दूरी पर थी और उसका क्षेत्रफल भी बेट द्वारिका से कहीं अधिक। वर्ष 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा द्वारिका में एक सर्वेक्षण कराया गया और समुद्र के किनारे के 2 अलग अलग स्थानों की भूमि पर की गई जांच से पौराणिक काल की अनेकों कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, जलमग्न बस्तियों के अवशेष, बड़े पत्थरों से निर्मित घाट और 3 छेद वाले त्रिकोणीय पत्थरों से बनाए गए जहाजों के लंगर आदि भी प्राप्त हुए। जलमग्न हुई बस्तियों के जो अवशेष पाए गए
उनकी बाहरी और आंतरिक दीवारों के साथ किले के बुर्ज भी पाए गए। दरअसल वर्ष 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में द्वारिका शहर में एक इमारत खड़ी करने के लिए उसकी नींव खोदी जा रही थी। उस खुदाई के दौरान वहां प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। उन अवशेषों की जांच करने के लिए विश्व प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर एस.आर. राव को बुलाया गया। डॉक्टर राव ने उस स्थान की खुदाई शुरू करवाई तो पता चला कि वह करीब 3.5 से 4,000 वर्ष पुराना एक 7 मंजिला प्राचीन मंदिर हुआ करता था। इसके बाद डॉक्टर राव के मन में उस क्षेत्र के इतिहास को जानने की इच्छा जगी और उन्होंने सबसे पहले द्वारिका नगरी से जुड़ी उन पौराणिक घटनाओं के आधार पर पश्चिमी भारत के समुद्री किनारों पर उस प्राचीन शहर को तलाशने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह भी एक रहस्य बना हुआ है, जबकि इससे पहले तक हमारे सामने हर बार यही समस्या रही कि क्या सचमुच वह प्राचीन द्वारिका नगरी समुद्र में समाई हुई है या फिर सिर्फ एक कल्पना मात्र ही है। आज हमारे सामने यह भी स्पष्ट हो चुका है कि समुद्र का वह कौन सा भाग है जहां उस प्राचीन द्वारिका को खोजा जा सकता है, क्योंकि जो साक्ष्य समुद्र की गहराइयों से प्राप्त हो रहे हैं ठीक उसी प्रकार के कई साक्ष्य आधुनिक द्वारिका और उसके उत्तर में स्थित बेट द्वारिका द्वीप पर भी कुछ हद तक पिछले कुछ वर्षों से स्पष्ट रूप से प्राप्त होते जा रहे हैं। बेट द्वारिका द्वीप के तट से लगे समुद्र के किनारे से जैसे जैसे समुद्र की अथाह जल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे समुद्र की करीब 30 मीटर की गहराई में लगभग 100 किलोमीटर तक का वह क्षेत्रफल जिसमें प्राचीन द्वारिका का विस्तार बताया जा रहा है। पुरातत्वविदों को समुद्र के इसी भाग में कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं और पौराणिक तथ्यों में भी इसी क्षेत्र का उल्लेख है। इस बात से स्पष्ट होता है कि वर्तमान बेट द्वारिका भी उसी प्राचीन द्वारिका का एक हिस्सा रहा होगा, लेकिन यह भाग डूबने से इसलिए बच गया क्योंकि यह भाग तो यहाँ श्री कृष्ण के आने से पहले ही मौजूद था और क्योंकि द्वारिका नगरी बसाने के लिए श्री कृष्ण ने सिंधु सागर से यानी कि अरब सागर से जो भूमि प्राप्त की थी सिर्फ उतनी ही भूमि फिर से जलमग्न हो गई है। अभी हाल ही के वर्षों में भारतीय और विदेशी पुरातत्वविदों ने मिलकर यहाँ बेट द्वारिका के द्वीप पर फिर एक बार उन प्राचीन अवशेषों को खोजना प्रारंभ किया था और उन्हें इसमें लगातार सफलता भी मिलती जा रही थी। कई पुरातत्वविदों को और वैज्ञानिकों को यह इस बात पर भी आश्चर्य हुआ है कि यदि यहाँ कोई द्वीप रहा होता तो वह भी आज इतनी गहराई में नहीं होता और समुद्र का जल स्तर भी पिछले 5,000 वर्षों में 30 मीटर ऊपर तक नहीं आ पाया है। ऐसे में 5,000 वर्ष प्राचीन किसी मानव बस्ती को समुद्र की इस गहराई में देखकर तो लगता है कि वह प्राचीन नगर यहाँ पानी पर तैरता हुआ ही बनाया गया होगा या फिर किसी चमत्कार का असर रहा होगा। पुरातत्वविदों के अनुसार प्राचीन द्वारिका के ये अवशेष हमें समुद्र में उस स्थान पर प्राप्त हो रहे हैं जहाँ गोमती नदी और अरब सागर का संगम होता है। उसके ठीक सामने और समुद्र तट से करीब 20 किलोमीटर दूर महासागर की गहराइयों में पुरातत्वविदों ने समुद्र के तल में जाकर उस प्राचीन द्वारिका के कई अवशेषों को साक्षात देखा है और अपने कैमरों में भी कैद किया है। वहां से प्राप्त कई कलाकृतियों के बारे में उन्हें मीडिया के सामने विस्तार से बताया भी गया है और मीडिया में खूब सुर्खियां भी बटोरी गई है और आजकल यूट्यूब पर या वेबसाइट्स पर कई प्रकार की इस तरह की सामग्रियां परोसी जा रही है। लेकिन तथ्यात्मक क्या है उनमें से किसी में भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है और वर्तमान में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है और क्यों उस नगरी की खोज नहीं की जा रही है इस बारे में भी कोई बताने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज हमारे पास पर्याप्त संसाधन और भारी मशीनें भी हैं जिनके माध्यम से हम समुद्र की गहराइयों में दबी उस प्राचीन द्वारिका नगरी के कई महत्वपूर्ण रहस्यों और अवशेषों को साक्ष्य के तौर पर बाहर लाकर उसका सच बता सकते हैं और हम स्वयं भी अपने अतीत को जान सकते हैं। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के आरोप हैं कि न जाने क्यों और कैसे उनके उस प्रयास को संभवतः सरकारों के दबाव के चलते रुकवा दिया गया है और उन खबरों को भी मीडिया से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्राचीन द्वारिका नगरी की खोज के लिए की गई खुदाई में डेक्कन कॉलेज पुणे का बड़ा योगदान कहा जा सकता है, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी वर्तमान संरचनाओं के नीचे मंदिरों के अवशेष होने का खुलासा किया था। इस हिसाब से आज हमें उस प्राचीन द्वारिका की स्थिति को खोजने में न तो बहुत अधिक माथापच्ची करनी है और न ही अधिक खर्च करना पड़ेगा। हालांकि कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि बेट द्वारिका द्वीप पर मिले प्राचीन दीवारों और निर्माण के साक्ष्य आज भी खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, खिलौनों के टुकड़े और अन्य प्रकार के प्राचीन सामानों को देखकर लगता है कि संभवतः यह द्वीप द्वारका नगरी के यहाँ बसने से पहले भी रहा होगा। तो कैसी लगी यह जानकारी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।